आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ना स्टार्ट करें। तैयार हो मानसिक रूप से? बोलो बच्चों। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? दक्षिणी अरावली, भाकर पहाड़ियाँ पढ़ ली थी भाकर पहाड़ियाँ। गिरवा, मेवल, भाकर, मगरा। ठीक है, ये वर्ड्स अपन ने इनका मीन देख लिया था। और अपन इनकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सदर्न अरावली की। और सदर्न अरावली में विशेषताओं में अपन पढ़ चुके हैं कि इसमें गेप नहीं है, दर्रे हैं। और दर्रों को यहाँ नाल या घाट कहा जाता है। और पहाड़ियों की भूआकृतिक विशेषताओं के आधार पर इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे तस्तरी नुमा है तो गिरवा कहा जाता है, समूह में तीखी तीखी है तो मगरा कहते हैं, अंडाकार है तो मेवल कहा जाता है, और कंगे नुमा है तो भाकर कहा जाता है। भाकर पहाड़ियाँ स्पेशली ध्यान रखना ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। किससे बनी है? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। दक्षिणी अरावली में ऊंचाई भी ज़्यादा है, समूहन भी ज़्यादा है, विस्तार भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है। ठीक है, और दर्रे ही दर्रे हैं, गेप नहीं है। ठीक है, और पहाड़ियों का समूहन अधिक है। ये कुछ विशेषताएं अपन ने इसमें पढ़ी। एक विशेषता इसकी और बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि दक्षिणी अरावली में तीखी तीखी पहाड़ियों के मध्य छोटे छोटे पठार हैं। दक्षिणी अरावली में तीक्ष्ण पहाड़ियों के मध्य पठार स्थित है। तो देखो बोर्ड पर, एक बार मैप देख लो, उसके बाद आप चीजें समझ जाओगे। ये झालावाड़, और इधर ये आ गया सिरोही। जिले देखो वन बाय वन। पहला जिला सिरोही, दूसरा जिला बेटा उदयपुर, तीसरा जिला सलूम्बर, चौथा जिला डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और यहाँ आ जाएगा चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, और यहाँ झालावाड़। ये कोटा एंड ये 12। ये जिले दक्षिण के हैं। अब देखिए इसमें पहला प्लेट्यू, पहला पठार सिरोही जिले में जो पठार है बेटा, इस पठार को कहते हैं अपन आबू पठार। कौन सा पठार? आबू पठार। आबू पठार का नदर्न वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है उड़िया पठार। उड़िया पठार और आबू पठार, उड़िया पठार। आबू के पठार के ही ऊपर कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। दोनों के डिस्टेंस में 160 मीटर का अंतर है। और ये अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि आबू का पठार से उड़िया का पठार कितने मीटर ऊंचा है? 160 मीटर। कितने मीटर? 160। हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे अपन कहते हैं ना, वो बर्थडे का केक आता है ना, उस केक के ऊपर एक और पार्ट आ जाता है। हाँ, डबल मंजिल हो जाता है। लेकिन दूसरी मंजिल जो है, दूसरा माला, वो थोड़ा सा छोटा होता है। लेंथ में भी छोटा होता है, हाइट में भी छोटा होता है हमेशा।
उदयपुर। उदयपुर और राजसमंद के मिड में यहाँ एक प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू का नाम है भोराट। क्या नाम है? भोराट। और सलुम्बर, सलुम्बर में एक घर्षित पठार है जिसका नाम है लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार। चित्तौड़गढ़ में किले और उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है मैसा पठार। मैसा पठार। बीजोलिया से लेकर और मांडलगढ़ तक का क्षेत्र कहलाता है बीजासण का पठार। बीजासण। कौन सा पठार? बीजासण। और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, भैंसरोडगढ़ से लेकर और भीलवाड़ा में उपरमाल के बीच, भीलवाड़ा में बीजोलिया के बीच, ये कहलाता है उपरमाल का पठार। और कोटा झालावाड़, यह है हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार। और डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा पर गुजरात बॉर्डर पे जो पठार है इसे कहते हैं अपन भौमट का पठार। कौन सा पठार? भौमट। भौमट पठार। इसमें से दो प्लेट्यू को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, दो पठारों को, ठीक है। दो पठार कौन कौन से? एक तो उपरमाल और एक हाड़ौती। ये दोनों पठार जो है हाड़ौती प्रदेश के भाग हैं। कौन से प्रदेश के? हाड़ौती के। ये दोनों भाग मालवा के भाग हैं। मालवा पठार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। मालवा पठार बेसिकली मध्य प्रदेश में है, इसमें एमपी में। मालवा की नॉर्थ वेस्ट सीमा पर, मालवा की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो मालवा की उत्तरी सीमा पर गागरोन का किला है। याद रखना, इतिहास में काम आने वाली चीज़ है। ये मालवा, ये चित्तौड़गढ़ का किला, ये गागरोन का किला। तो मालवा के उत्तरी भाग में कौन है? गागरोन। और इधर ध्यान दो, उत्तरी पश्चिमी भाग में चित्तौड़गढ़, ठीक है। और मालवा के ही उत्तरी पूर्वी भाग में राजस्थान से बिलोंग करने वाला है मनोहर थाना का किला। और गागरोन के किले के ऊपर शेरगढ़ का किला। तो ये किले यहाँ हैं। तो ये मालवा के उत्तर के भाग के किले हैं। जबकि मेवाड़ का ये मालवा क्षेत्र किधर है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोला है। ये एरिया पूरा मेवाड़, और मेवाड़ का ये मालवा क्षेत्र कौन से भाग में? साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये इतिहास में काम आएगा आपके। किस में काम आएगा? इतिहास में। अपन लाइनें पढ़ तो ले कि मालवा के सुल्तान ने, ठीक है, ऐसा बोलते। और चित्तौड़गढ़ पर तो पास पास ही तो है दोनों। लाइन पढ़ते हैं तब अपने दिमाग में हाँ ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन जब जोग्राफिकली लोकेशन पता है कि ये तो नज़दीक है। अभी आपको पता है ना रेड क्लिफ रेखा, अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर मिलता है, अभी आपको पता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का, अभी आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन का बॉर्डर मिलता है। अब आज के 50 साल बाद में आप इतिहास पढ़ोगे तो ये कि इजराइल और फिलिस्तीन में, अब दिमाग में एक इजराइल था एक फिलिस्तीन था, अरे वो दोनों पास पास ही थे, ठीक है। अतः ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। जो घटनाओं की जगह का पता चल जाता है कहाँ हुई जगह, ठीक है। तो ये दोनों, ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसका भाग है? हाड़ौती का। हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान में जो पठार है उन पठारों में से दो पठार हाड़ौती में आते हैं, एक हाड़ौती का पठार और एक उपरमाल का पठार। बाकी सभी पठार और दक्षिणी अरावली के भाग हैं। अतः दक्षिणी अरावली में पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे पठार हैं। उसमें बीजासण का पठार आएगा, मैसा का पठार आएगा, उड़िया का पठार आएगा, आबू का पठार आएगा, लसाड़िया का पठार आएगा और भोराट का पठार आएगा। अब देखने वाली बात यह है बच्चों कि इनका क्रम पूछ ले तो एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस देखनी है। और हमेशा क्रम जो पूछा गया है वो पूछा गया है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट। और इसमें हमेशा क्रम यदि पूछा जा रहा है तो इसमें ये बीजासन वगैरह नहीं आते हैं।
इसमें एक आएगा उड़िया या आबू में से एक, ठीक है, कि वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा चल रही है और ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा चल रही है। तो 25 डिग्री और 24 डिग्री के बीच के पठार है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर दक्षिणी राजस्थान में स्थित पठारों का वेस्ट टू ईस्ट में सही क्रम होगा। तो इसमें आपको 4 ध्यान में रखने हैं, 4 क्या 5। पहला आबू या उड़िया, दूसरा आएगा भोराट, तीसरा आएगा लसाड़िया, चौथा आएगा मैसा, पांचवा उपरमाल या हड़ौती। दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। वेस्ट टू ईस्ट ये बीजासन वगैरह नहीं आएंगे भौमट, सीधे ये बड़े पठार आएंगे। आबू का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मैसा का पठार, उपरमाल का पठार, हाड़ौती का पठार, ये क्रम है। आ गया समझ में? बोलो बच्चों। अब चित्र को देखो और ध्यान से, 1 बाय 1 लाइन ध्यान से सुनते चलना। भौमट का पठार डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा पर है, देखो सही है, ठीक है। आबू के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग पर उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सही है। भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद जिलों में है, यानी उदयपुर के उत्तर में, कौन सा? भोराट का। लसाड़िया का पठार एक घिसा पिटा पठार है जिस पर डेबर झील है, जय संबंध बांध है। लसाड़िया का पठार एक घिसा पिटा पठार है, अपर्दित पठार है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर के लगभग है। इस पर एक दर्रा है जिसका नाम है डेबर, जिस पर दर्रे पर 1685 के लगभग महाराणा जय सिंह जी ने जय समंद झील का निर्माण करवाया था। क्लियर? तो वो जय समंद का पठार भी कहलाता है और इसी को लसाड़िया का पठार भी कहते हैं। मैसा पठार, मैसा पठार ठीक है, एक संकीर्ण पठार है, लंबा पठार है, और जिस पर चित्रांगद मौर्य ने, आया समझ में? बस आपको तो सिर्फ हिंट देना है कि उसने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के किले को आप में से किसी ने हाईवे से देखा हो या दूर से देखा हो तो ऐसा लगता है एक जैसे पठार चल रहा है, दोनों तरफ यूं खड़े ढाल और एक चबूतरी चल रही है, ठीक है, और उसी पर वो किला है पूरा का पूरा, ठीक है। देख लिया ना? तो ऊपर जाने के बाद सपाट हो जाएगा और ऊपर जाने के बाद टेबल नुमा जो आकृति होती है जिसे जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में मैसा कहा जाता है, ठीक है। अतः ये ध्यान में रख लेना, मैसा शब्द का प्रयोग बप्पा रावल ने नहीं किया, चित्रांगद मौर्य ने नहीं किया, ठीक है, महाराणा प्रताप ने नहीं किया, किसी भी इतिहासकार ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये तो अभी पैदा हुआ शब्द ही, और ये जियोलॉजी का यानी साइंस का वर्ड है। मैसा का मतलब होता है टेबल नुमा आकृति, ठीक है। कोई गलती से कोई आपको ये कह दे कि मैसा शब्द का प्रयोग सूर्यमल्ल मिश्रण ने किया, गलत है। इतिहासकारों को क्या पता मैसा क्या है? मैसा साइंटिफिक वर्ड है जो अभी प्रचलन में आया है, और मैसा का मतलब होता है सपाट, और मैस अगर वो सपाट नहीं है और थोड़ा सा तीखा है, लाइक दिस जैसलमेर का किला और लाइक दिस मेहरानगढ़, चिड़िया टूक पहाड़ी जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा सा यूं है, तो ऐसे ये नाहरगढ़, तो ऊपर से सपाट और तिकोना है तो उसे बुट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? बुट्टे। मैसा या बुट्टे, मैसा ज्योग्राफिकल वर्ड है, ध्यान रखना, ये बेसिक फंडामेंटल है। मैसा ज्योग्राफिकल वर्ड है। फिर मैसा के पठार के ऊपर ही बीजासन का किला, मांडलगढ़ का किला, बीजासन का पठार, आगे उपरमाल का पठार आ गया, इधर हाड़ौती प्रदेश आ गया समझ में? बोलो बच्चों। अब इसकी फोटो ले लो, टाइम तो है नहीं अपने पास इतना। लघु पठार स्थित है जो निम्न है, जो निम्न है, लघु पठार स्थित है जो निम्न है। इस चित्र को जब टाइम मिले तो बना लेना, नहीं तो रहने देना। बीच में ले लूं किसको? मालवा का पठार के उत्तरी भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है। इट मीन्स हाड़ौती प्रदेश मालवा का भाग है, इसीलिए मालवा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में सोया जिला कौन सा है? झालावाड़। आ गया समझ में? हाँ, ये मालवा का ही भाग है। राजस्थान में मालवा प्रदेश के 2 भाग है, पहला हाड़ौती का पठार, दूसरा उपरमाल का पठार।
ठीक है। इट मीन्स भैंसरोडगढ़ का किला भी मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में है, मेवाड़ की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? मेवाड़। दिवेर नाम सुना आपने? दिवेर, वेरी गुड। दिवेर ध्यान दें मेवाड़ जाने की एंट्री है, इसीलिए ध्यान दो उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन से संबोधित किया गया। आगे चले, बोलो बच्चों। अब इसमें लघु पठार स्थित है जो निम्न है। इसकी फोटो बना लेना, चित्र बना लेना जब भी टाइम मिले तो। वैसे समझ लेना अभी अपने पास टाइम नहीं है। अब वन बाय वन लिखा देता हूं मैं। पहला लिखो इसमें उड़िया पठार। उड़िया पठार। और उड़िया पठार जिला है सिरोही। एल्टीट्यूड है इसका 1360 मीटर। आबू पठार के नदर्न वेस्टर्न पार्ट में, भाग में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार। इसका एक क्वेश्चन आया है कि आबू पठार से उड़िया पठार 160 मीटर ऊंचा है। से उड़िया पठार 160 मीटर ऊंचाई पर है। ये तीन बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है, क्योंकि आबू के पठार का ही भाग है ना, बाद के ग्रेनाइट से बना है ये उड़िया पठार। सेकंड नंबर पे आबू पठार। आबू पठार जिला सिरोही। जिला सिरोही। नहीं, जिला कौन सा? सिरोही। पठार कौन सा? आबू का पठार। कौन सा पठार? कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप? यहां तक नोट कर लिया? कर लिया बेटा? नहीं किया था क्या? आबू पठार जिला कौन सा? सिरोही। ऊंचाई कितनी है ये बताओ आप, तो छोड़ो इसको। मध्य में 12 किलोमीटर, इस तरीके से है ये। इस पठार की आकृति इस टाइप की बेटा। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर। लंबाई 19 किलोमीटर। चौड़ाई, विड्थ, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। और हाइट जो है, ऊंचाई तो नहीं लिखी ना, हाँ, ऊंचाई जो है इसकी 1200 मीटर। और इसके एक और राजधानी नदी बहती है जिसका नाम है वेस्टर्न बनास, पश्चिमी बनास। और दूसरी ओर नदी बहती है, इसका नाम है सीपू। सीपू। दोनों नदियां गुजरात में डीसा के पास मिल जाती है। किसके पास मिल जाती है? डीसा। नाम सुन रखा ना डीसा का? वेरी गुड। तो यह पठार दो नदियों के बीच में है, पश्चिमी बनास और सीपू के बीच। आबू पठार लंबाई कितनी? 19 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी? 3 से 12 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी? 1200 मीटर। 1200 किलोमीटर मत कर देना, मीटर। ऊंचाई 1200 मीटर। और दो नदियों के बीच है सीपू और पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास किनारे कौन है? पिंडवाड़ा है। ठीक है। और किनारे कौन है?
तो इसके किनारे बसंतगढ़ है। याद आ गया बसंतगढ़? बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। बसंतगढ़ का शिलालेख है ना? ठीक है, सिरोही जिला है ना? और आगे राजधानी है चंद्रावती। चंद्रावती इसी के किनारे है। किसके किनारे? पश्चिमी बनास, यहाँ राजधानी है। ठीक है। अब ये आपको इतिहास में देखना कि चंद्रावती किसकी राजधानी रही, परमारों की रही या प्रतिहारों की? हाँ, जिसकी भी रही आप देखना। ठीक है, बाकी मैंने जगह बता दी है। इस जगह चंद्रावती है, नीचे सिरोही में। ऊपर आएगा बसंतगढ़। ठीक है, बसंतगढ़ का शिलालेख है। ठीक है, और उसमें राजस्थान आदित्य नाम संबोधित किया गया। तो ये दोनों घटनाएं कहाँ की है? पश्चिमी बनास। और इधर आबू का पठार है। इस पूरे एरिया को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्बुद प्रदेश। ठीक है, और ये गुजरात का बॉर्डर चल रहा है। यहाँ ये दोनों नदियां डीसा के पास, डीसा 1857 की क्रांति, याद रह जाएगा। गुजरात में ये दोनों नदियां वहां कच्छ के लिटिल रण में विलुप्त हो जाती है, मिल जाती और विलुप्त हो जाती आते वक्त गुजरात में। चित्र समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात पीछे पीछे। यही मैं कहना चाह रहा था, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कोई यूट्यूब पर क्या पढ़ा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, आबू पठार और आबू चोटी अलग अलग है। और आबू चोटी की ऊंचाई 1295 मीटर है। और अभी लेटेस्ट पिछले या उसके पिछले संडे एग्जाम में पूछी गई है। या तो ध्यान दो, डबल ओ के एग्जाम में आई है या जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी चोटी? आबू। आबू चोटी की ऊंचाई 1295 है। बहुत सारे टीचर क्या कर देते हैं कि आबू पठार की ऊंचाई 1295 बताते हैं। तो फिर अधीनस्थ ने वो सवाल पूछा था, कौन सा? कि उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना मीटर ऊंचा है? 160। एचएम सक्सेना की पुस्तक में सिर्फ एक लाइन लिखी है कि उड़िया पठार आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा है, और उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। तो आबू पठार की कितनी हुई? 1200। जबकि उसी पुस्तक में नीचे लिखा हुआ है कि आबू चोटी की ऊंचाई 1295 मीटर है। क्लियर? अतः राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू, द्वितीय सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार। गड़बड़ मत करना। ठीक है, पहला ऊंचा पठार कौन सा? दूसरा? बाबू नहीं, आबू। अच्छा, आबू का पठार। क्लियर? चले आगे, नोट कर लिया? इसी में लिखो, बाबू नहीं बाबू। जिला लिख लिया था अपन ने, इसी में नीचे लिखो। ये पठार राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पठार है, दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार अधिकतर लोग किसको बताते हैं? भोराट को। भोराट नहीं है, आबू ही है। तीसरा ऊंचा है भोराट। भोराट की ऊंचाई 1165 मीटर है। लोग उसकी 1225 मीटर बताते हैं। कितनी बताते हैं? 1225। यह पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। यह ग्रेनाइट से निर्मित बैथोलिथ संरचना है। बैथोलिथ मतलब गुंबदाकार आकृति। गुंबदाकार आकृति, बैथोलिथ संरचना है। इस पठार पर नक्की लेक स्थित है। और नक्की लेक की हाइट कितनी मानी गई है? 1200 मीटर। नीचे नोट डाल के, आबू चोटी की ऊंचाई ऊंचाई 1295 मीटर है। नोट डाल के लिखना बच्चों।
आबू चोटी की ऊंचाई 1295 मीटर है। बैथोलिथ का मतलब होता है गुंबद, जो जमीन के अंदर पैदा हुआ हो और अपरदन के कारण बाहर निकल गया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बैथोलिथ। उल्टे नंगाड़े के समान, ठीक है। अगर ऑप्शन दे दे कि आबू पठार की आकृति कैसी है, अरावली की आकृति कैसी है? वीणा के समान, ठीक है। और आबू पठार की आकृति कैसी है? तो उल्टे नंगाड़े के समान। नंगाड़ा सीधा होता ना, उसको उल्टा कर दो तो एक गुंबद बन गया। क्या बन गया? गुंबद। ऐसा गुंबद जो धरती के अंदर जमीन के अंदर, ठीक है, ग्रेनाइट के जमने से गुंबदाकार आकृति जनरेट हो जाती है अंदर, इनसाइड में। फिर अपर्दन के कारण ऊपर की मिट्टी हट जाती है तो वो आकृति बाहर आ जाती है। ऐसी आकृति को जियोलॉजी में बैथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ हमेशा हमेशा ग्रेनाइट का जमाव होता है। ऑलवेज किसका है? ग्रेनाइट डिपोजिशन है, ग्रेनाइट का जमाव बैथोलिथ कहलाता है। आ गया समझ में? और आबू पठार जो है वो बैथोलिथ का उत्तर भारत का सर्वोत्तम उदाहरण है, वरना ऐसी आकृतियां यहाँ कर्नाटक में मिलती है, कर्नाटक या फिर झारखंड में। बाकी उत्तर भारत में बैथोलिथ लैंडस्केप जो है वो आबू का पठार, तो उल्टा नंगाड़ा है जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है, चौड़ाई 12 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है, ठीक है। उसी पे अपन जाते हैं, उसी पे ध्यान दो। नक्की झील है, सनसेट पॉइंट, ये सारे पॉइंट, गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद शेर, अचलगढ़, सब उसी पठार पर है। इको सेंसिटिव जोन वगैरह सब आबू पठार उस गुम्बदाकार पठार पर है, जिसके एक और सीपू नदी बहती है और दूसरी ओर पश्चिमी बनास बहती है। आ गया समझ में? अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक मिनट रुको, जैसे सवाल आया था कि मेवल की पहाड़ियां कौन कौन सी दो नदियों के बीच में हैं? सोम और एक माही, सही है ना? ये सवाल सब्जेक्ट में पूछा गया सवाल है। अब अपने जीके में सवाल आ जाए कि आबू का पठार कौन सी दो नदियों के प्रवाह क्षेत्र के मध्य है? सीपू और पश्चिमी बनास, सीपू और पश्चिमी बनास। क्लियर? पूरा समझ में आ गया? कितनी ऊंचाई है पठार की? 1200। और चोटी अलग है बेटा, चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1295 मीटर। चले आगे। तीसरे नंबर पे आएगा भोराट का पठार। भोराट का पठार, भोराट पठार। भोराट पठार ये दो जिलों में फैला हुआ है बेटा। यूं है ये पठार, और इस पठार के अपर पार्ट का ये इधर जिला है बेटा उदयपुर, और ऊपर जिला है राजसमंद। और कमाल की बात देखो, इसी के बराबर सीमा चल रही है किसकी? पाली की। इसकी पाली की। इधर ये आ गया बेटा उदयपुर, तो उदयपुर का यहाँ चोटी है सज्जनगढ़। कौन सी है? सज्जनगढ़। और मिड में आएगी कमलनाथ, कमलनाथ। फिर इसी के नीचे यहाँ आएगी सायरा, और यहां बिल्कुल बॉर्डर पर जरगा चोटी है। इस पठार के बॉर्डर पे, वेस्ट के बॉर्डर, कौन सी चोटी है? जरगा। नीचे नीचे इसमें चोटी आएगी यहाँ गोगुंदा, गोगुंदा। और अपर पार्ट में यहाँ चोटी आएगी, इस चोटी का नाम है कुंभलगढ़। ये भी पठार के कॉर्नर पे है, कुंभलगढ़। इसीलिए इस पठार के लिए क्या कहा जाता है कि ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है। यही तो क्वेश्चन आता है इसका। सबसे पॉपुलर सवाल क्या है भोराट पठार का? कि ये किसके बीच में है? तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। लेकिन ध्यान दो, अधीनस्थ ने ये पूछा है कि भोराट पठार का मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा है, सेंटेंस मेथड से दिया हुआ था। तो देखो मध्यवर्ती भाग में कौन है? जरगा है। और अपर पार्ट में कौन है? कुंभलगढ़। और सदर्न पार्ट में कौन है? गोगुंदा। और ईस्टर्न पार्ट में सज्जनगढ़, और मिड में जरगा, रागा, सायरा का ये क्षेत्र आ जाता है, जिसे देसरो कहते हैं। है बेटा? हाँ, तो ये मिड का ही तो पार्ट है। और देखो ध्यान से सुनो, हमेशा ऑप्शन में जरगा ही दिया गया है। क्या दिया गया है? जरगा।
ठीक है। और यहां देखें कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में मध्यवर्ती पार्ट जो वेस्टर्न सीमा है इसकी पश्चिमी, वो सबसे ऊंचा है, जहां जरगा चोटी है। कौन सी चोटी है? जरगा। और जरगा चोटी की ऊंचाई आप लोग जानते हो ऑलरेडी कितनी है? 1431 मीटर। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर। सायरा 900 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। गोगुंदा 840 मीटर। और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। ये लो ऊंचाई भी लिख दी। यही दर्रा है, इसी दर्रे का नाम है दिवेर। और ये मेवाड़ में एंट्री का गेट है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा एरिया मेवाड़ है, वास्तविक मेवाड़ यही है। और यही ध्यान दो गोगुंदा, इसी के ऊपर ये चावंड। चावंड नाम सुना? हाँ, गोगुंदा में तो राज तिलक हुआ और चावंड जो है वो राजधानी रही। दायरा, कमलनाथ, सज्जनगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़। 938, 840, 1001, 900, 1224, 1431। दिवेर ऊपर, नीचे फुलवारी, बोराट पठार। उदयपुर प्लस राजसमंद, दो जिलों में है, उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद। पाली में नहीं है बेटा, लेकिन पाली की सीमा चल रही है। किसकी सीमा चल रही है? पाली की। कुंभलगढ़, यहां से ओरिजिन होके ये गई बनास। कौन सी? बनास। और गोगुंदा, गोगुंदा से ओरिजिन होके और उदयपुर, उदयपुर से यूं गई बेड़च। और बेड़च, बेड़च के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन है? आहड़। कौन सी है? आहड़ है बेटा। 1165 मीटर। इसकी जरगा की तो चोटी है। पठार, बर्थडे केक होता है ना, उस पर मोमबत्तियां लगा देते हैं ना, वैसे है सिस्टम कि पठार, पठार के ऊपर चोटियां। ठीक है। तो जरगा चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 1431। लेकिन इस, हाँ, और 1165 मीटर समुद्र तल से। और इस पूरे पठार की ऊंचाई कितनी है? 1165 मीटर। तो चोटी के पास जाके अपन खड़े होंगे तो यूं दिखेगी अपन को। ठीक है। ज्यादा ऊंची नहीं होगी। 300, 350, 400 मीटर तो ऊंची होगी, क्योंकि ये 1165 है और वो 1431 है। ठीक है। अब इस पठार का ये एवरेज है। अब इसमें एवरेज है, इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है? 840। तो यहां से ये पठार नीचे हो जाता है, तो नीचे हो जाता है तो 840 मीटर ऊंची है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? बोलो बेटा। क्या? इस पठार पर ये 1431 मीटर ऊंची नहीं है, वो दोनों ही समुद्र तल से है। दोनों ही समुद्र तल से। अब दरगाह नहीं, नहीं है। हाँ, आबू चोटी से ज्यादा है। ठीक है। किसकी ऊंचाई? जरगा की। लेकिन गुरु शिखर से ज्यादा नहीं है। ठीक है। उसकी कितनी है? 1722। शेर से ज्यादा नहीं है। शेर की कितनी है? 1597, 97। ठीक है। और इसकी कितनी है? 1431। देलवाड़ा की कितनी है? 1442। यानी इससे भी 11 मीटर ऊंची है। यानी तीन ऊंची चोटियां किस पर है? आबू के पठार पर। इस पर तो ये एक ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ इस चीज को देख के मुझे ये बताओ कि क्या आबू के बोराट के पठार का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग नीचा है और मध्यवर्ती भाग ऊंचा है क्या? बोलो। बस यही बात ध्यान में रखनी है, इसका नीचे का भाग ऊंचा है, इसीलिए साबरमती गोगुंदा से निकल के यूं जाती है।
साबरमती, ठीक है, गोगुंदा से निकलकर ऊपर चली जाती है, सॉरी, हाँ दोनों ही। गोगुंदा ध्यान दो एक जल विभाजक है, जो ध्यान दो उत्तर का जल ऊपर भेजता है, दक्षिण का जल नीचे भेजता है, तो दो नदियां पैदा होती है। कौन कौन सी? साबरमती और बैड़च। और यही ऋषभ देव जी है इधर, तो ऋषभ देव जी से कौन निकलती है? सज्जन, वो सोम। कौन सी आती है? सोम। ऋषभ देव जी से कौन निकलती है? सोम। तो ऋषभ देव जी साइड में, सज्जनगढ़ तो ये है। कोई भी पठार, इधर देखो मेरी तरफ, कोई भी पठार होता तो ये ऊंचा, और उसके ढाल भी तो होते हैं, ठीक है। अब जस्ट इधर देखो, यहाँ बांध कौन सा है? सही जवाई बांध, पाली में जस्ट यहाँ है जवाई बांध, और यहाँ सही परियोजना है, यहाँ से जल सुरंग बनाकर यहाँ पानी भेजा गया है, जल सुरंग बनाकर जवाई बांध में पानी भेजा गया है। तो ऊपर सही बांध तो ऊंचाई पर है और जवाई बांध नीचे है। अगर अपन सही बांध के वहां खड़े हैं तो उससे आगे चलेंगे तो नीचे देखेंगे तो जवाई बांध आएगा। तो जवाई बांध तो बोराट पठार के पांव में है और सही बांध ऊपर माथे पर है, अतः माथे के पानी को जल सुरंग के माध्यम से कहां लाया गया? जवाई बांध में, ठीक है। अब आ गया समझ में कि ये नदी कौन सी है? सोम, ये बैड़च, ये बनास, ये साबरमती। तो बनास और बैड़च नदियां इसी पठार पे बहती है, ये ध्यान में रखना। अब मुझे एक सवाल लास्ट है इसमें, वो ये है कि इसका ढाल किधर से किधर है? इसका किधर से किधर है? वेस्ट टू ईस्ट है ना, ये नदी बह रही ना। तो नदियां पानी किधर बहता है बेटा? जहां ध्यान दो ऊंचाई से नीचाई की ओर, एक सामान्य है ना कि जल बहता है ऊंचाई से नीचाई की ओर, तो इसका ढाल किधर से किधर है? वेस्ट टू ईस्ट। और याद करो मैंने आपको ढाल शुरू शुरू में पढ़ाया था, तब ये कहा था कि भोराट वगैरह का मैं हाथों हाथ लिखवाऊंगा। आज के 4-5-7 दिन पहले एक बार क्लास चली थी ना, तब मैंने ऊंचाइयों के बारे में बात की थी, तब कुछ पार्ट छोड़ दिया, तो मैंने ये कहा था कि इसका ढाल मैं हाथों हाथ लिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका ढाल वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट में जरगा चोटी है तो ईस्ट में सज्जनगढ़ है, नॉर्थ में कुंभलगढ़ है तो साउथ में गोगुंदा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि बोराट का पठार स्थित है, हमेशा क्वेश्चन आता है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि बोराट का पठार स्थित है और कुंभलगढ़ गोगुंदा है ही नहीं, तो अगर जरगा दिख जाए, सज्जनगढ़ दिख जाए तो देख लेना उसमें ये चोटियां इसकी है। ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी देख लेना, ये सब बोराट के पठार पे ही है। क्लियर? अब आगे एक लाइन और सुनो, जरगार, रागा और सायरा क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। यानी भोराट के पठार का वेस्टर्न पार्ट जो ऊंचा है, ये पूरा का पूरा एरिया हमेशा ग्रीनरी में रहता है, हरा भरा रहता है। तो इस प्रदेश को जहां मैंने हाथ रख रखा है, इसको देशहरो कहते हैं। क्या कहते हैं? देशहरो। देशहरो एक ज्योग्राफिकल वर्ड है, देश का मतलब एरिया, हरो का मतलब हरा भरा रहने वाला, ठीक है। मेवाड़ का वेस्टर्न पार्ट देशहरो कहलाता है, जहां जरगा और रागा चोटियां हैं, जरगा, रागा और सायरा, ठीक है। ये चोटियों का क्षेत्र, ये हमेशा क्या कर, हरा भरा रहता है, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? देशहरो। हाँ, वेरी गुड। लिख लिया? लिख के लिया? समझ में आ गया? अब मैं लिखा दूं आगे। बोराट पठार जिला कौन कौन सा? उदयपुर और राजसमंद। लिखो इसमें, ये पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। लिख लिया? अगली लाइन में, यह राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, 1165 मीटर ऊंचाई है बेटा इसकी। यह राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। 1165 मीटर, तीसरा ऊंचा पठार है। लिख लिया? अगली लाइन में, इस पठार का ढाल
पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस पठार पर साबरमती व बैड़च नदियां बहती है। सॉरी, इस पठार पर बनास व बैड़च नदियां बहती है। इस पठार पर बनास व बैड़च नदियां बहती है। बनास व बैड़च नदियां बहती है। बनास व बैड़च नदियां। अगली लाइन में जरगा, रागा व सायरा, जरगा, रागा व सायरा, सायरा पहाड़ियों के क्षेत्र को, पहाड़ियों के क्षेत्र को, जरगा, रागा व सायरा पहाड़ियों के क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। नोट कर लिया बेटा? जरगा, रागा, सायरा पहाड़ियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देशहरो कहा जाता है। अपने तो खैर ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना कि यहाँ वेजिटेशन कौन सी है, पटवार में आया हुआ सवाल है। देशहरो, देशहरो मतलब क्या है? हरा भरा। तो वनस्पति कौन सी है? एक मिनट, शुष्क वनस्पति है, कटीली वनस्पति है, पतझड़ी वनस्पति है, या सदाहरित वन है? पतझड़ी है। ठीक है, पटवार क्यों? क्योंकि इसमें इधर देखो मेरी तरफ, नीचे वाले पेड़ बाद में पत्ता झाड़ते हैं, ऊपर वाले पेड़ पहले पत्ते झाड़ देते हैं। इसलिए दूर से देखते हैं तो ये हमेशा हरा भरा, कोई पेड़ पहले पत्ते झाड़ रहा है, कोई पेड़ बाद में झाड़ रहा है, इसलिए ये दूर से देखने पर हमेशा हरा भरा रहता है। क्योंकि यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई पर जो पेड़ है वो पहले पत्ते झाड़ देते हैं, जो नीचाई पर है वो बाद में झाड़ते हैं। तो देखने पर ये कैसा लगता है? देशहरो, हरा भरा। ठीक है। वैसे यह वनस्पति कौन सी है? पतझड़ी। ठीक है। और यही ढाक और पलास के वन है, फॉरेस्ट्री है। जो ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है नीचे, क्योंकि ढाक ढाक के पलास के वन जो है वो 300 मीटर ऊंचाई पे होते हैं, 300 से 450 मीटर पर। तो ऊपर से देखते हैं तो लगेगा आग लगी है जब उनके फूल खिलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जंगल की आग। ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल की आग क्या कहते हैं उसे? लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा जंगल में आग यानी दावानल, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट अलग है, फॉरेस्ट फायर अलग है। यानी जंगल में सबसे ज्यादा आग कुंभलगढ़ में लगती है, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगल में आग लगती है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, सरिस्का में नहीं, कुंभलगढ़ में। सरिस्का में भी लगती रहती ना, लेकिन सबसे ज्यादा आवर्ती कहाँ है? कुंभलगढ़ में। सरिस्का में थोड़ी सी कम है, क्योंकि कुंभलगढ़ में, सुनो मेरी बात, कुंभलगढ़ जो फॉरेस्ट एरिया है वहां नाड़ें बनी हुई हैं सकड़ी सकड़ी। उन नाड़ों से क्या होता है कि गरम गरम लू एंटर करती ना, तो उन घासों को सुखा देती है। नीचे जो घासें है सूखती है, और तुरंत ध्यान दो, रगड़ खाते ही आग लग जाती है, क्योंकि भयंकर पाली और जोधपुर है सामने, तो लू जाती है सीधी अंदर। अतः सबसे ज्यादा इन नाड़ों में आग लगती है, और कुंभलगढ़ में। तो दावा नल भी कुंभलगढ़ में, और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कुंभलगढ़ में। सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा ढाक के वन, पलास के वन कौन से अभ्यारण्य में है, तो कुंभलगढ़ में ही। और जंगल की आग यानी उसके फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है नीचे वाले पेड़ की आग लगी है। और वैसे सामान्यतः आग भी सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? कुंभलगढ़ में लगती है। ठीक है, सरिस्का में तो अभी शुरू हुआ तो ये लगभग 5-7 सालों से लगती है, लगी थी ना। चले आगे। अब इसके बाद अगला आता है चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लिखो, लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार, और जिला है बेटा सलुम्बर। ठीक है, और सलुम्बर ऑप्शन में नहीं आए तो इसको टिक करना आपको, उदयपुर को,
क्योंकि इसका जिला ही पूछा जाता है। दो सवाल आए इसके। पहला सवाल कि ध्यान दो ये किस प्रकार का पठार है, तो कटा फटा जीर्ण शीर्ण अपर्दित। दूसरा सवाल ध्यान से सुने, कौन से जिले में है, तो ये उदयपुर उदयपुर उदयपुर। पहले तो ये आता था, अब सलूम्बर आ जाएगा। अब ऑप्शन में ध्यान दो सलूम्बर नहीं हो तो आपको उदयपुर को टिक करना है। यह अपर्दित पठार है, पठार है। एग्जाम में इतना बढ़िया वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये तो अपन ने इज्जत दी है इसको। अपर्दित लिखा है, वैसे क्या था, कटा फटा जीर्ण शीर्ण, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे। अपर्दित पठार है। इसी पठार पर गोमती नदी, गोमती नदी पर बांध बनाकर देवर झील या जयसमंद लेक, जयसमंद लेक का निर्माण किया गया। तो इसी पठार पर कौन सी झील है, डेबर झील। लसाड़िया पठार, मैसा पठार, मैसा पठार जिला चित्तौड़गढ़। ये तीनों सवाल समझ में आ गए ना ऊपर वाले। लसाड़िया पठार में उदयपुर नहीं हो तो सलूम्बर नहीं हो तो उदयपुर को। झील कौन सी, डेबर झील, और अपर्दित और कटापटा पठार है। फिर आता है मैसा पठार। मैसा शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ, टेबल नुमा आकृति। अपर्दन चक्र में के अंतिम भाग में, अंतिम भाग में शेष टेबल नुमा आकृति को मैसा कहा जाता है। मैसा कहा जाता है। मैसा कहा जाता है। इस पठार पर चित्तौड़ का किला स्थित है। चित्तौड़ का किला स्थित है। बेड़च व गंभीरी। बेटा कौन सी नदी है, गंभीरी, नॉट गंभीर, गंभीरी। गंभीर कहाँ है अपने, करौली में। बेड़च व गंभीरी नदियां बहती है। मैसा पठार के पास में कौन सी नदियां हैं, गंभीरी और बेड़च। मैसा पठार। अगले चले छठे नंबर पे। बोलो बच्चों, एक बार देखना आपको इस कंटेंट को वापस, जो आज बैठ के देख लेना जितना पढ़ाया है, फिर छोड़ दो एक तरफ को, याद हो गया ये। 664 मीटर की, हाँ ठीक है। ये राजस्थान का चौथा ऊंचा पठार है। अब इतना तो आरपीएससी डेप्थ में नहीं गई। चले आगे, अगला लिखो छठे नंबर पे। कितने नंबर पे, छठे नंबर पे। बीजासन का पठार। बीजासन, बीजासन, हाँ लिख ले बेटा। डींगल और पिंगल, बीजासन का पठार। और आगे लिखो भीलवाड़ा, हाँ।
इस पठार पर मांडलगढ़ का किला स्थित है। देलवाड़ा नहीं, भिलवाड़ा। अरे यार, है? महान इतिहासकार। क्या लिखा? भिलवाड़ा लिख लिया बेटा। इस पठार पर मांडलगढ़ का किला स्थित है। मांडलगढ़ का किला, नॉट मांडल का किला, क्योंकि मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग है, दोनों अलग है। मांडल जो कस्बा है वो कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी। ठीक है, और मांडलगढ़ अलग है। जिला तो कौन सा चलता है? भिलवाड़ा। इतिहास में आप लोग पढ़ते हो, मांडलगढ़ को पढ़ते हो ना। और अंतिम लिखो 6 नंबर लगा के, 7 नंबर, बोमट का पठार। भौमठ, भौमट का पठार। और इसमें जिले लिखो, डूंगरपुर व उदयपुर। यह पठार खेरवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य है। यह पठार खेरवाड़ा, खेरवाड़ा की छावनी है ना बेटा। खेरवाड़ा कौन से जिले में है? उदयपुर में। यह पठार खेरवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य स्थित है। खेरवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य, दोनों जगह है बेटा। खेरवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य स्थित है। लिख लिया? सच्ची बताओ। आगे लिखो, अगली लाइन में, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। हाँ, नंबर डाल दो, कौन सा नंबर था? 7 हो गए, ये तो पठार थे, अब चोटियां आ गई। विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना अपन। दक्षिणी अरावली में गेप नहीं है, दर्रे हैं, पड़ी थी। दक्षिणी अरावली चौड़ी है। दक्षिणी अरावली में लघु पठार है। दक्षिणी अरावली के स्थानीय नाम है। उसी क्रम में आगे लिख लो, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। ठीक है, 5 नंबर है, 7 नंबर पे लिख लो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। और लिस्ट बना लेना, इसमें एक डूंगर और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। पहले नंबर पे लिखो, 1 नंबर, गुरु शिखर। गुरु शिखर। जिला कौन सा? सिरोही। पठार कौन सा? आबू का पठार। ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। ऑप्शन में नहीं हो तो 1727 मीटर। डिफरेंस वाई, ये अंतर क्यों है? सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम सुना? उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया। पहला सर्वे था वो, सर जॉर्ज एवरेस्ट का। उसके बाद एक, मैं बोल लूं? ठीक है, उस समय जब सर्वे किया जा रहा था तो सर्वेयर जनरल लंबे टाइम तक सर जॉर्ज एवरेस्ट रहे, और उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। भारत का सर्वे किया इन्होंने। इधर देख लो बेटा, प्लेन टेबल सर्वे से। प्लेन टेबल देखी क्या? कक्षा 11-12 में बच्चे करते रहते ना स्कूलों में, टेबल लगा के नीचे कस के 3 पाँव होते हैं, फीते से नापते रहते हैं वो। उन प्लेन टेबल के आधार पे पूरे भारत का सर्वे किया था। ठीक है, और एक घटना हुई यूपी में। उसमें क्या हुआ कि प्लेन टेबल में जो पेंडुलम लटकाया जाता है नीचे लोहे का, भूरी जैसा होता है, वो नहीं आता, कारीगर मिस्त्री दीवार को मापते हैं, लेवल मापते हैं, साउल। हाँ हाँ, ज्योग्राफी में आती है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ज्योग्राफी में आती है। वो साउल जो है हिमालय की ओर मैग्नेटिक पावर से इफेक्टिव हो रही थी। बिल्कुल सही, तो वो प्लेन टेबल, ये टेबल, इसके नीचे, ठीक है, स्क्रू लगाया और दूरी नापते हैं। पटवारी भी करते हैं इसका काम। पूरा सर्वे किया। उस समय ऊंचाइयां मापी गई थी चेन्नई कोस्ट से। दोबारा सर्वे जो अभी शुरू हुआ है, इसमें ऊंचाई मापी जा रही है, मापी जा रही है, टू बी कंटिन्यू, अभी चल रहा है प्रोग्राम। तो ये बॉम्बे कोस्ट से हो रहा है। तो अभी मीन सी लेवल भारत का कौन है? मुंबई है। और पहले वाला कौन था? चेन्नई था। पहले ऊंचाई कितनी थी? 1727। अभी कितनी है? 1722। झंडे का क्या लेना देना? कुछ भी नहीं है।
जबरदस्ती ये झंडा है। अरे झंडे का लड़ना कैसे? एक बात बताओ, चलो ठीक है, झंडा स्टेबल वेरिएबल है या अनस्टेबल वेरिएबल है? सोचो। आंधी आई उड़ गयो, आई बचियो, लट लट बच गई। बोलो, झंडा है बेटा, आंधी आई उड़ गया, फट गया, बचा क्या? लकड़ी। बोल तो जाओ, और ज्यादा आई, वो गड़ गई, टूट गई, फिर ऊंचाई घट गई। ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखो, इसकी ऊंचाई वर्तमान में 1722 है, पहले 1727 थी। पहले सर्वे जो हुआ था वो उसमें मीन सी लेवल जो है कोस्ट कौन सा था? चेन्नई। अभी एमएसएल कोस्ट कौन सा है? मुंबई। ठीक है, और ये ऊंचाई का विचलन इसी कारण है। क्लियर दैट्स। बाकी कोई भी अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि झंडा उड़ गया, ये चबूतरा ऊंचा हो गया। नहीं, वहां एक वो है, बेल है, बेल है ना, बेल। दिन को फिक्स 12 बजे, न एक सेकंड आगे न पीछे, यूं बजाओ, फिक्स 12 बजे, और उस समय जो इच्छा है मन में वो तुरंत पूर्ण हो जाती है। सच में। लेकिन एक सेकंड ना आगे न पीछे, और बेल बजाते क्या मांगेगी? फर्स्ट ग्रेड। यही मांगेगी ना, फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन हो। बेल बजाने के बाद भी फर्स्ट ग्रेड ही मांगेगी क्या? अरे नहीं बताइए। रेवाड़ा के इच्छा उसी से बाई चांस दवा बेल बजा रहे हो फिक्स, और उस समय दिमाग में सासू आ जाए तो? बोले सासू तो बढ़ाई नहीं, नहीं बढ़ाई क्या? क्या बढ़ गई? बढ़ गई, चलो बढ़िया है। तो बेटा घंटी के पीछे मत जाना। पूरा समझ में आ गया? अभी क्या बता टिक करोगे? 1722 महिला सुपरवाइजर में 1727 पूछी गई है लास्ट वाले पेपर में। ठीक है, अब देखो कर्नल जेम्स टोड, तो यहां पहले बात तो आप ध्यान में रखना, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, मैं खुद ही भूल गया। त्रय, सही है। गुरु दत्तात्रेय की, ठीक है, तपोस्थली है। ओ भाई बेटा, ओ ये क्वेश्चन भी आया है, और अच्छे अच्छे घूम गए इसमें। L1 का सवाल है ये, और सवाल था गुरु दत्तात्रेय की ए जन्मस्थली है, बी समाधि है, बी तपोभूमि है। अच्छे अच्छे घूम गए इस सवाल में। तो ये कौन सी है? तपोभूमि है। ठीक है, इसीलिए कर्नल टोड ने इस चोटी को माउंट ऑफ ओलंपस, माउंट ऑफ ओलंपस या माउंट ऑफ सेंट्स, ठीक है, संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा है? माउंट ऑफ ओलंपस कहा है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। टोड ने अरावली को ए लेइंग बीम, बीम, ए लेइंग बीम, एक लेटा हुआ खंबा, अडावाला की संज्ञा दी। जबकि कर्नल टोड ने, ध्यान दो, अरावली को कहा, क्या कहा बेटा? अडावाला। क्या कहा? अडावाला, अडावाला। और गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर। कर्नल टोड ने संतों का शिखर इसे क्यों कहा? क्योंकि यहाँ तपोस्थली थी किसकी? गुरु दत्तात्रेय की, इसीलिए इसे संतों का शिखर कहा। और ध्यान दो, टोड ने
अरावली को ए लेइंग बीम, एक लेटा हुआ खंबा। बीम का मतलब क्या होता है? खंबा। एक लेटा हुआ खंबा यानी अडा वाला की संज्ञा दी, अडा वाला। नोट कर लिया? अरावली को अडा वाला या आडा वाला किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। टॉड ने, ध्यान दो, माउंट ऑफ ओलंपस किसके लिए? गुरु सीकर के लिए। माउंट ऑफ ओलंपस यूनान का एक पर्वत है, ठीक है, यूनान का एक पर्वत है जहां ध्यान दें सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक है, उसी आधार पे इसे माउंट ऑफ ओलंपस कहा। ठीक है, चले आगे। तो टॉड ने इसको क्या कहा? अडा वाला। अडा वाला का मतलब क्या होता है? हाँ, एक लेटा हुआ खंबा। आप में से सब राजस्थान से हो ना? चलो वेरी गुड। राजस्थान में, हाँ क्या हुआ बहन जी? आप राजस्थान से हो ना? वेरी गुड। तो अपने यहाँ क्या कहा जाता है? किसको? किसको? ध्यान से सुनना, किसको? कूलर चल रहा है, इधर देखो, कूलर चल रहा है, चल रहा है कूलर। और ध्यान दें बेड है 6x6, और आप इधर लेटे हुए हो, ठीक है, हाँ, और कोई भारी भरकम आप ही के परिवार का बीच में आके सो जाए टेढ़ा, और कूलर की ठंडी ठंडी हवा। ऐसी घटना कभी हुई क्या? कूलर के सामने कोई आके सो गया और आप बैक साइड में बिहाइंड रह गए। इसे कहते हैं आडा वाला। आडा पसरा हुआ, टेढ़ा पसरा हुआ। आ गया समझ में? तो अडा वाला आडो। वेरी गुड, आडो पड़ गयो। क्लियर? अपना दोस्त हो कोई तो फिर क्या करते हैं अपन? वेरी गुड, आ गया आ गया, कि लात देके उसे गिरा देंगे। बोले लेकिन अरावली को ऐसे नहीं गिराया जा सकता, ठीक है। बूंदी की पहाड़ियां, आप लाइन ध्यान से सुनो, बूंदी की पहाड़ियां 96 किलोमीटर लेंथ में है, अरावली के समानांतर है, इसलिए अडावाला की पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियों को कहा जाता है। दोनों एग्जाम में अगर स्पेशली पूछे कि कर्नल जेम्स टॉड ने, ध्यान से सुनो दोनों सवाल, भयंकर कंफ्यूजन है दोनों सवाल, कि कर्नल टॉड ने अरावली को किस नाम से पुकारा? अडावाला। अडावाला की पहाड़ियां कौन से जिले में है? ए बूंदी, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी कोटा। बूंदी। और बूंदी की पहाड़ियों को अडावाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अरावली के पैरेलल है। अरावली की लंबाई कितनी है? 692, और उनकी लंबाई है 96, और बिल्कुल जैसे अरावली है उसी की रेल की पटरियों के समान है, एक समान गैप रखती है किससे? अरावली से। इसलिए अडावाला की पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियों को कहा गया। बाद के ज्योग्राफी वालों ने कहा है, ज्योग्राफर्स ने कहा है, इतिहासकारों ने नहीं कहा। अतः इतिहासकारों ने अरावली को अडावाला कहा, लेकिन ज्योग्राफी वालों ने जान दो बूंदी की पहाड़ियां इसके समानांतर है, इसलिए उनको भी अडावाला कह दिया। अतः आप यहां क्या करोगे? ठीक है, यहां कर्नल टोड आ जाए तो आपको अरावली को टिक करना है, और सिंपल वे में पूछे कि अडावाला हिल्स कहां हैं, ये गड़बड़ मत करना कि कोई आके आपको ये कहे कि डबल ए आ जाए तो इसको कर देना, सिंगल ए आ जाए तो इसको कर देना। नहीं आई समझ में? बोलो आडा वाला और अडा वाला। कि आडा वाला आ जाए तो अरावली कर देना, अडा वाला आ जाए तो बूंदी कर देना, ये गलत है। दोनों एक ही है। एक ए हटा दिया तो उसमें चेंज हो गया मामला? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चेंजेस नहीं है। एक नाम है ये, जिसे अंग्रेजी में अडावाला या अडावाला कहा जाता है। क्लियर? पहाड़ी आ जाए तो बूंदी, और टोड आ जाए तो अरावली। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर चले बेटा? तो इसी में नोट डाल के नीचे लिखो जबकि। अच्छा ये लिखा हुआ है ना जबकि, इसी में आगे लिखो जबकि के आगे, बूंदी की पहाड़ियों को अडावाला हिल्स कहा जाता है। बूंदी की पहाड़ियों को अडावाला हिल्स कहा जाता है। बूंदी की पहाड़ियों को अडावाला हिल्स कहा जाता है। हिल्स कहा जाता है क्योंकि यह अरावली के समानांतर स्थित है।
क्योंकि ये अरावली के समानांतर स्थित है। अरावली के पैरेलल स्थित है, समानांतर स्थित है। अरावली के समानांतर स्थित है। क्लियर बच्चों? कर्नल टोड ने अड्डावाला किसको कहा? अरावली को। अरावली को अड्डावाला कर्नल टोड ने क्यों कहा? क्योंकि अरावली राजस्थान में आडी है, विकर्ण के रूप में है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ आडी पसरी हुई है, इसलिए उसने अड्डावाला कहा। और बूंदी की पहाड़ियों को अड्डावाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अरावली के समानांतर है। आ गया समझ में? अड्डावाला की पहाड़ियां कौन से जिले में है? बूंदी में है। ठीक है। देशरों में कौन सी वनस्पति है? पतझड़ी। जरगा रागा सायरा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोगुंदा। गोगुंदा के उत्तर से कौन सी नदी ओरिजिन होती है? उत्तर से बेड़च। और बेड़च के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। नीचे कौन सी नदी है? साबरमती। ठीक है। बोराट के पठार पर कौन कौन सी नदियां बहती है? बोराट के पठार पर। बोराट के पठार पर कौन कौन सी बहती है? बनास और बेड़च। तो मेसा के पठार पे कौन कौन सी बहती है? बेड़च और गंभीरी। बेड़च और गंभीरी। तो आबू का पठार कौन कौन सी दो नदियों के बीच में है? सीपू और पश्चिमी बनास। ठीक है। तो गोमती नदी कौन से पठार पर बहती है? गोमती। मट क्यों? चलो जल्दी बताओ। लसाड़िया पठार, डेबर झील। लसाड़िया पठार, डेबर झील। बीजासन का पठार कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कौन से पठार दक्षिणी अरावली में नहीं आते? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कौन से पठार दक्षिणी अरावली में नहीं आते? उपरमाल और हाड़ौती का पठार। आ गया समझ में? चले आगे। अब इसी क्रम में सेकंड नंबर पे लिखो 2 नंबर। जिला कौन सा? सिरोही। और ऊंचाई कितनी बेटा? 1597 मीटर। तीसरे नंबर पे देलवाड़ा। याद रखना 7 चोटियों का समूह है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान कांस्टेबल का सवाल है ये। देलवाड़ा 1442 मीटर। 7 चोटियों की कतार है बेटा ये। उस कतार में से सबसे ऊंची चोटी देलवाड़ा है। और इन्हीं के नीचे मंदिर है। कितने मंदिर है? लड़ लो देखे। हाँ जी। हाँ। कितने मंदिर है? कैंपस कितने हैं? 2। मंदिर कितने हैं? 5। याद रखना, कैंपस कितने हैं? 2। बाउंड्रीज कितनी है? 2। 2। और मंदिर कितने हैं? 5। एक में 3, एक में 2। ठीक है। और चोटियां कितनी है ऊपर? 7। और 7 चोटियों के नीचे है वो मंदिर। ठीक है। और ध्यान दें, सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचे पॉइंट की ऊंचाई, सिरोही की बात है, माउंट आबू की। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है ना, या बौद्ध से? जैन धर्म से। वेरी गुड। 1442 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 1400। ये तीसरी ऊंची चोटी है। क्लियर? अभी तक जिला कौन सा चल रहा है? सिरोही। पठार कौन सा चल रहा है? आबू का। अब आ रही है बोराट का पठार। चौथे नंबर पे लिखो। चौथे नंबर पे जरगा है बेटा। देखो सुनो, इतिहास और सबसे बेटर आपको नॉलेज है। पर्दा प्रथा आज भी है ना? पर्दा प्रथा आज इसलिए पर्दा प्रथा आज इसलिए पर्दा प्रथा है कि ध्यान दो, अपने आप को छुपाना है। ठीक है। पहले पर्दा प्रथा थी कि लोगों से, अब तो खुद को छुपना है। पहले लोगों से अपने आप को छुपाना था, और अब खुद को छुपना है। यही समझ में? कोई ध्यान दो, लुट गया और कोई लूट के ले गया। घटना तो एक ही हो रही ना, एक लुटता है और दूसरा लूट के ले जाता है। वैसे ही ध्यान दो, पर्दा प्रथा के 2 तरीके हैं। पुराने टाइम में जो पर्दा प्रथा थी, दूसरों से बचने के लिए पर्दा किया जाता था। अब ध्यान दो, अब भी दूसरों, वेरी गुड, दूसरों को लूटने के लिए पर्दा किया जाता है। अरे अब दूसरों को पता नहीं चले, खुद की इच्छा से पर्दा हो रहा है।
पहले पर्दा दूसरों के कारण थोपा जाता था। याद करो, आपने मुगल काल पढ़ा, सब काल पढ़े। पर्दा क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ध्यान दो, हाँ, दूसरों के कारण पर्दा रखा गया। अब ध्यान दो, खुद की सेफ्टी की, खुद की इच्छा से पर्दा रखा जाता है। चलो आगे। वैसे अच्छा है क्या पर्दा प्रथा बच्चियों? अच्छी अच्छी बात है क्या? होनी चाहिए क्या? सपोर्ट हो, यही तो मैं सोच रहा हूँ। तभी तो कहा जाता है एक महिला की दुश्मन कौन होती है? दूसरी महिला। चले आगे, जरगा। जरगा जिला कौन सा? उदयपुर। 1431 मीटर। पांचवें नंबर पे जरगा के बाद आएगी बेटा अचलगढ़। अचलगढ़, इसे अचलगढ़ ही पढ़ना। जिला कौन सा? सिरोही। नोट कर रहे हो ना साथ के साथ? 1380 मीटर। और छठे नंबर पे लिखो आबू चोटी। जिला कौन सा? सिरोही। 1295 मीटर। सातवें नंबर पे आबू के बाद कुंभलगढ़। जिला राजसमंद। और ऊंचाई है 1224 मीटर। अवार चोटी आएगी, अब धोलिया डूंगर आएगा, एक की 1165 मीटर है। बेटा 1 मिनट। धोलिया डूंगर, उदयपुर, 1183 मीटर। नोट कर लिया बेटा? आठवें नंबर पे आएगी धोलिया डूंगर, 1182 मीटर। उदयपुर में 1183। उदयपुर 1183 मीटर। 9वें नंबर पे ऋषिकेश। ऋषिकेश जिला सिरोही। ऊंचाई 1017 मीटर। 10वें नंबर पे कमलनाथ। कमलनाथ जिला उदयपुर। धोलिया। उदयपुर। कमलनाथ 1001 मीटर। फिर इसके बाद 11वें नंबर पे सज्जनगढ़ को ले लेते हैं। सज्जनगढ़ जिला उदयपुर। और ऊंचाई है 938 मीटर। कितनी है? 938। सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद सायरा। सायरा इस साल भी आ गई है, 2025 में भी। ठीक है, एग्जाम में पूछ ली गई है। सज्जनगढ़ आ गई, कमलनाथ भी आ चुकी 2025 में। सायरा। और सायरा जिला कौन सा बेटा? उदयपुर। ऊंचाई कितनी? 900 मीटर। 900 मीटर। इसके बाद आएगी डोरा पर्वत। डोरा पर्वत जिला कौन सा? जालोर। और ऊंचाई कितनी? 869 मीटर। और फिर 14वें नंबर पे लिख लें गोगुंदा। गोगुंदा चोटी। और जिला है बेटा इसमें गोगुंदा में उदयपुर। और ऊंचाई है 840 मीटर। ये मेजर मेजर 14 लिखा दी मैंने आपको।
ठीक है, अवार चोटी वगैरह ये नहीं लिखा ही, माछला मगरा वगैरह। ठीक है, ये मेजर चोटियां हैं, अगर यही याद हो गई तो काम चल जाएगा। आगे फिर 13 चोटियां आएगी, किसमें? उत्तरी अरावली में। अतः अपन कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। ठीक है, मध्य में तो 3 है, वैसे ही याद रहेगी वो। ठीक है, रावली टाटगढ़, और दूसरी तारागढ़, और तीसरी नाग पहाड़, ये 3 है। ठीक है, अतः उत्तरी अरावली में ज्यादा कंफ्यूजन है, दक्षिण में कम है, ये तो याद हो जाएगी। लेकिन उत्तरी अरावली में बरवाड़ा, बिलाली ये एक जैसी आएगी, जिनकी ऊंचाई में 5-5, 6-6 मीटर का अंतर है। अतः आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ये काफी है, सफिशियंट है। बोलो, चले आगे। अब आप बात आती है इनके दर्रों की, पासेज की। तो दर्रे अपन ध्यान दो, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली दोनों के एक साथ पढ़ लेंगे। अब सीधा लिखो, टॉपिक डालो, मिड अरावली, मध्य अरावली। ये क्या था? तो ये दक्षिणी अरावली था। क्या था बेटा? दक्षिणी अरावली, मिड अरावली। पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों। अब मैं आपको घुमा रहा हूं कहाँ? अजमेर में और ब्यावर में। कर्नल डिक्सन की नगरी में चलेंगे अपन। किसकी नगरी में? डिक्सन। नाम सुन रखा है डिक्सन का? अब देखो ध्यान से, यहाँ एक चोटी है, इस चोटी का नाम है बेटा रावली टाटगढ़। रावली टॉडगढ़। ध्यान से, जैसे मैं चित्र बना रहा हूं वैसे देखते चलो एक नजर। ठीक है, और आगे रावली टाटगढ़ से आगे की ओर पहाड़ियां लगातार है, और ये नीचे वाले पार्ट में भी है, और आगे ये पहाड़ियां इस राउंड के रूप में है। ठीक है, लेकिन रेगुलर है। फिर ये नागपाड़ है, और यहाँ बीर की पहाड़ियां आ जाएगी, इधर नरवर की पहाड़ियां आएगी। ठीक है, ये मेजर पार्ट है। और यहाँ ये पहली चोटी रावली टाटगढ़। मध्य रावली में ज्यादा कंटेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना। रावली टाटगढ़ ऊपर एक लेक है, उसका नाम क्या है? सांभर। ये सांभर झील का क्षेत्र। कौन सी लेक का क्षेत्र? सांभर। सांभर झील, ये सांभर झील लेक। और 1 बाई 1, पहला ये नाग पहाड़। नाग पहाड़ एवरेज हाइट कितनी इसकी? तो 795 मीटर। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक चल रहा है। ठीक है, नीचे का एरिया में ये पूरी की पूरी पहाड़ियां कहलाती है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा हिल्स। कलर दिखाई तो दे रहा है ना? मेरवाड़ा हिल्स। और इस राउंड सर्किल में इन साइड में जो नगर है उसका नाम है ब्यावर। ब्यावर। और ये रावली टाटगढ़। रावली टाटगढ़ से ब्यावर के बीच की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें मेरवाड़ा हिल्स कहा जाता है। और ब्यावर के जस्ट आगे ही नागपाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहां तक चलता है? ये अजमेर तक। ये अजमेर, अजमेर। ठीक है, एक लंबाकार डिस्क के समान, लंबी डिस्क के समान, बेटा ध्यान से सुनते चलो, लिख लेना। लंबी डिस्क के समान 2 नगर है, पहला उदयपुर, दूसरा अजमेर। और राउंड गोलाकार डिस्क के समान अलवर, ब्यावर, अलवर, ब्यावर, कपासन। ठीक है, और रेखीय आकृति में कोटा। एक नदी के पास एक रेखात्मक रूप से कौन सा नगर है? कोटा। ठीक है, स्टार के समान आकृति किसकी है? जयपुर की। जयपुर की आकृति कैसी? स्टार के, हर डायरेक्शन में आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वापस देखो ध्यान से, 5-6 नगर ध्यान से सुन लो। कोटा रेखा के रूप में, चंबल नदी के बराबर। ठीक है, एक लंबाकार डिस्क यानी राउंड डिस्क, राउंड नहीं लंबाकार। कौन कौन से? उदयपुर और अजमेर। देखो अजमेर को लंबा ही चल रहा है, उदयपुर भी ऐसा ही है। ठीक है, एक जगह से शुरू होगा, यो लंबे डिस्क के समान चलेगा। और गोल राउंड में अलवर है, ब्यावर है और कपासन है, आगे नीचे लिखाऊंगा मैं ये।
ठीक है। अब ब्यावर को देखो, राउंड में चल रहा है, यहाँ राउंड डिस्क बन रही है, यूं गोल है ये। और अजमेर एक लंबाई चल रहा है, जबकि नीचे कौन सी है, रावली टाटगढ़ चोटी। तो रावली टाटगढ़ से सांबर लेक के बीच का एरिया पूरा का पूरा मिड अरावली कहलाता है। पहली बात आ गई समझ में? बोलो बच्चों। जिले इसमें कौन कौन से है, तो ब्यावर है और अजमेर है, ये दो जिले हैं। अब स्टार्टिंग रावली टाटगढ़ से नीचे का भाग, इससे नीचे का भाग मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा। और रावली टाटगढ़ से ऊपर आते ही इसका भाग क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। और ब्यावर क्रॉस करते ही ये क्या कहलाएगा? नाग पहाड़। और सबसे उत्तर में ये कहलाएगा नरवर हिल्स। कौन सी पहाड़ियां? नरवर की पहाड़ियां। नरवर इतिहास में भी आता है। 1857 की क्रांति, त्यात्या टोपे, त्यात्या टोपे, नरवर हिल्स, पुष्कर है। तो पुष्कर ये रहा, ये पुष्कर, और ये नसीराबाद। नसीराबाद भी आता है इतिहास में। अजमेर से नसीराबाद के बीच यदि नसीराबाद के सैनिक अजमेर चले जाते, अजमेर चले जाते, तो यदि नसीराबाद के सैनिक अजमेर चले जाते तो वो तो सब आपको पता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यदि नसीराबाद के सैनिक बीर की पहाड़ियों को पार करके, कौन सी पहाड़ियों को पार करके, और कहाँ चले जाते? अजमेर। आ गया समझ में? बात एक ही है, बाकी चीज आप समझते हो। क्योंकि अजमेर में क्या था उस समय? गोला बारूद भी था और खजाना भी था, दोनों थे ना। बीच में कौन सी पहाड़ियां थी? तो ध्यान दो, नसीराबाद के सैनिक, टाइम कम था, क्रांति का समय का पता नहीं था, कब शुरू होगी कब खत्म होगी, डेट कुछ और डिसाइड की गई, तो होच पोच हो गए, होच पोच होकर वो अजमेर नहीं गए। अगर ये पहाड़ियां नहीं होती तो अजमेर चले जाते, चले जाते ना, ये पास में ही तो अजमेर, चले जाते ना। ये पहाड़ियां नहीं होती ना तो अजमेर भी यहाँ, अंग्रेज भी यहाँ अजमेर में नहीं आते। अतः अजमेर के एक और बीर की पहाड़ियां हैं, तो एक और नाग पहाड़ है। आ गया समझ में? अब जल्दी से दोनों सवालों के जवाब दो। बिटवीन अजमेर एंड नसीराबाद, बीर की पहाड़ियां। अजमेर व नसीराबाद के बीच कौन है? बीर की पहाड़ियां। और अजमेर और पुष्कर के बीच नाग पहाड़। देखो चित्र को, अजमेर और पुष्कर के बीच नाग पहाड़, अजमेर और नसीराबाद के बीच में बीर की पहाड़ियां। मध्य अरावली के सबसे उत्तर में या सांबर झील के दक्षिण में नरवर की पहाड़ियां हैं। सही है ना? बोल तो जाओ। और नीचे दक्षिण में रावली टाटगढ़ यानी मगरा से, ध्यान दो, मध्य रावली स्टार्ट होती है, तो रावली टाटगढ़ को पार करते ही, टोटगढ़ को पार करते ही मेरवाड़ा की पहाड़ियां आ जाती है। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या करती है? तो ये काम करती है क्या, कि एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ मेवाड़, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने का काम मेरवाड़ा करती है। तो एक बार जल्दी से दिमाग में फीड करो कि वेस्ट में मारवाड़, ईस्ट में मेवाड़, तो मिड में कौन? मिड में कौन? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा रेजिमेंट भी थी ना मेरवाड़ा रेजिमेंट। तो मिड में कौन है? मेरवाड़ा। ये एक तरफ कौन है? मारवाड़, और एक तरफ मेवाड़। अब मुझे ये बताओ कि ध्यान दो, रियासत काल में राजस्थान में सबसे दो बड़ी और मजबूत रियासतें कौन थी? मारवाड़ और मेवाड़। और इन दोनों मजबूत रियासतों पर अगर आपको आधिपत्य रखना है तो किस पे आधिपत्य रखना होगा? मेरवाड़ा पे। और मेरवाड़ा के बिल्कुल टॉप माथे पर कौन बैठा है? अजमेर। इसीलिए ध्यान दो, दिल्ली में किसी की भी सल्तनत रही हो, उसने किस पर अधिकार रखा? अजमेर पे रखा। आ गया समझ में? जोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री दोनों। अजमेर पर सबने अधिकार रखा, पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, किसी को भी देखो, उसने अजमेर पर अधिकार रखने की कोशिश की। क्योंकि अजमेर पर वो अधिकार रख रहा है तो वो दोनों राजस्थान प्लस गुजरात, सिंध और महाराष्ट्र तक के भाग पर अधिकार रख सकता था। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की जब नीति की थी तब वो अजमेर को पूरा पहले हथियाने के प्रयास किया था उसने। दक्षिण भारत की नीति अलाउद्दीन खिलजी की भी है, जानते हो आप लोग। और मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बात? ठीक है, तो ध्यान आ तो गई ना लैंडस्केप समझ में? बोलो बच्चों। एक तरफ मेवाड़, एक तरफ मारवाड़, बीच में कौन? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा ब्यावर पूरा मेरवाड़ा में। अब देखो यहाँ मेरवाड़ा के
सदर्न पार्ट में जवाजा पंचायत समिति है ब्यावर में। यहाँ पहाड़ियां हैं, लंबी पहाड़ी, एक श्रृंखला है जिसकी आकृति जीभ के समान है। ठीक है, इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? पटवार में आया था ये। क्या कह रही बेटा? कुकरी का पति। ये बिटिया क्या कह रही? कुकरी का पति। तो कुकरा आया तो कुकरी, अब बाई चांस कुकरी ने तलाक ले लिया हो तो उसको जबरदस्ती। वेरी गुड, एक्स आ गया फिर वहां। तो कुकरा हिल्स कौन से जिले में है? ब्यावर में। कौन सी हिल्स बेटा? कुकरा। और कुकरा की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। कुकरा की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। और कुकरा की पहाड़ियां ब्यावर में। कुकरा की पहाड़ियां ब्यावर में और कुकरा की छतरी रणथंभौर। और गोगरा वैली, ये आगे का पार्ट जो है ये, हाँ वेरी गुड, ये वाला जो पार्ट है, इस वैली को क्या कहा जाता है? गोगरा घाटी। गोगरा घाटी, यही आरपीएससी है। सही है ना? गोगरी नहीं है, गोगरा है। फोटो खींच लो इसका। ये मध्य रावली है। समझ में तो आ गई ना आप लोगों को? स्टेप बाय स्टेप कि पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, हाँ बोल बेटा, फिर गुस्से में उतरा कर आगे आगे। नहीं, सुनो मेरी बात। नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग में अपन देखें, सुनो मेरी बात। तो जैसे जयपुर है, जयपुर चेकर बोर्ड प्रतिमान पे है। किस पे है? चेकर बोर्ड, चेस। जयपुर में सड़कें समकोण पर कटती ना, तो ऐसे जो पैटर्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड, चेस की आकृति का, जिसमें सड़कें समकोण। हो सकता है जब उसने, निक्सन ने जब बनाया, डिक्सन ने, हाँ तो प्लस में बनाया हो, लेकिन इस नगर के चारों ओर पहाड़ियां हैं और मिड जो बॉल्सन है, यानी नीचे की जो प्लेन एरिया है, उस पर उसने हो सकता है प्लस आकृति में टाउन प्लानिंग की हो। हाँ, जबकि इस, पहाड़ियां सारी उसी जिले में आ चुकी। अर्बन एरिया ना, जैसे अपन इधर से चले आगे, झालाना डोंगरियां आ रही है ना, तो मेन जयपुर इन साइड वाला पार्ट है, तो वो तो चेकर बोर्ड में आ गया। लेकिन अपन देखो, वहीं से इन साइड से अपन छोटी चौपड़ से आगे उधर चले जलमहल की ओर, तो वहां कोई चेकर बोर्ड प्रतिमान थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो वो लैंडस्केप पे अपन जो नगर जो बसाया वो तो प्लस आकृति में, बट दूर दूर पर जो पहाड़ियां हैं वो वर्तमान में उस नगर के बॉर्डर पे आ गई। अब अपन देखे बर, इधर देखो मेरी तरफ, अपने काम आएगा कि ब्यावर से बर से अपन रायपुर बिलाड़ा चल रहे हैं ना, तो वहां रायपुर और जेतारण तहसीलें भी किस में आ गई? ब्यावर में। तो वो पहाड़ियां तो ब्यावर नगर के आसपास है और जिले के बीच वाले पार्ट में है। अब ब्यावर नगर से अपन चाहे बदनौर चल रहे हो, चाहे मसूदा चल रहे हो, चाहे आगे अजमेर की ओर आ रहे हो, अपन को दर्रों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए ब्यावर में अपन जब जोधपुर की ओर चलते हैं तो रिंग रोड सामने दर्रा, इधर दर्रा, इस साइड में दर्रा। इसीलिए कौन से नगर के चारों ओर सबसे ज्यादा दर्रे हैं? तो ब्यावर। कौन सी तहसील में सबसे ज्यादा दर्रे हैं? ब्यावर। और कौन से जिले में सबसे ज्यादा दर्रे हैं? तो राजसमंद। सबसे ज्यादा दर्रों वाला जिला राजसमंद। सबसे ज्यादा दर्रों वाला नगर, कौन से नगर के चारों ओर दर्रे? ब्यावर। और सबसे ज्यादा दर्रों वाली तहसील ब्यावर। नोट कर लिया बच्चों? चले आगे। मिड अरावली में क्या हुआ? 2 बजे तक का टाइम था, मैंने कल ही कहा था। अरे गुस्सा रे, अरे जून में एग्जाम है, जून में फर्स्ट ग्रेड है, कुछ कह भी नहीं सकता। गजिटेड अधिकारी बनोगे? क्या बनोगे? गजिटेड। कौन भारतीय और कौन रोहिंग्या है, इसकी पहचान राष्ट्रपति नहीं करेगा, इसकी पहचान आप लोग कर लोगे आपके एक साइन से। सोचो थोड़ा सा, फर्स्ट ग्रेड बनोगे ना। और इसमें भी शंका है कि बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, इस इसमें भी शंका है बेटा, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना बेटा, फर्स्ट ग्रेड बढ़ेंगे ना, सरकारी स्कूल में सेवा देंगे ना, लेंगे नहीं देंगे। ठीक है,
और जब सेवा देंगे तो अपने पास एक पावर होगी, और वो पावर ये होगी कि लोग साइन कराने आएंगे, अपने पास आएंगे ना। तब अगर आपने साइन कर दिए तो आपकी पहचान बन जाएगी, किसी की पहचान बनाने काम करोगे आप लोग। सोचो थोड़ा सा, आधार कार्ड हो चाहे कोई से, अब जैसे मैं अपने बच्चे का जब ये बर्थ ये क्या नाम है, मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, तो मुझे अब गजेटेड अधिकारी की जरूरत पड़ रही है, और वो करते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसके कोई जाने पहचान दिक्कत ही है ना, वो काम आप लोग करोगे भविष्य में। और आप लोगों के साइन की कितनी महत्ता है ये देखो, राष्ट्रपति के बराबर है क्या। कौन है रबड़ की मोहर, किसने कहा। मौका लगे ना तब राष्ट्रपति सब कुछ है, मौका लगे तो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल में आपकी पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, और सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा पावर रहेगी, कम नहीं है। अतः 2 बजे तक क्लास लेने दो। भूख किधर से लग रही है, हाँ करके ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, कहाँ से लग रही है भूख, चलो अब कल पढ़ेंगे। आप लोग जब भी मना कर दोगे, एक जना भी मना कर दिया कि भाई नहीं सर